नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्सर हमने सुना है कि देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हम ये दिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लोग अलग अलग मिठाइयाँ खाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या आपके मन में सवाल आया कि जब हम सब लोग अंग्रेजों के सामने साथ थे तो अब अलग अलग क्यों हैं? अब देश विदेश से झगड़े क्यों हैं? अब हमारे देश की माँ की गोद सूनी क्यों हो जाती है? अब क्यों किसी औरत के मांग का सिंदूर उजड़ जाता है? ये सब इसलिए क्योंकि हम अपने देश में साथ तो रहते हैं लेकिन साथ नजर नहीं आते, साथ दिखाई नहीं देते। तो चलिए 15 अगस्त से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगी, जिसको जान के आपको लगेगा कि क्या सच में इतना कुछ हुआ था। अब उस जानकारी में कहीं ना कहीं ये सामने आते कि जश्न तो धूमधाम से मनाया गया, लेकिन उस समय पर भी कौन नाराज था, कौन नहीं पहुंचा। हमने ब्रिटिश सरकार से आज़ादी हासिल की, या ये दिन इस तरह के चुना गया क्योंकि इस दिन लॉर्ड माउंटबेटन के लिए दूसरे विश्व युद्ध की जीत की तारीख थी। अब बताया तो ये भी जाता है साथ ही साथ कि महात्मा गांधी खुश नहीं थे। अब खुश क्यों नहीं थे और वो जश्न में शामिल भी नहीं हुए थे? इसकी वजह क्या थी? क्योंकि बंगाल में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे और हिंसा को शांत कराने के लिए कोलकाता में महात्मा गांधी पहुंचे ताकि देश का माहौल काफ़ी ज़्यादा सही हो जाए, लेकिन गर्म था। लेकिन बंगाल या पंजाब के हालात का काफ़ी ज़्यादा खराब होना सामान्य माना जा रहा था। साथ ही उनको नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के निमंत्रण को भी ठुकराते हुए नजर घूम रहा था। वही दूसरी ओर गांधी जी भूख हड़ताल कर रहे थे। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता या शांति आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही आज़ादी का एक बड़ा कारण यह भी कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाके के लोगों को हिंदू बहुल इलाके से अलग करना, या फिर मुस्लिम लोगों ने एक अलग राष्ट्र की मांग भी की थी। इसके साथ ही ये भी माना गया है कि दोनों धर्म अलग अलग रहना चाहते हैं, लेकिन जो लोग अपने देश हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं वो यहीं पर रुके और जो लोग नहीं करते वो लोग चले गए। लेकिन इसके बाद भी हालात सही नहीं हुए। जब लाखों लोग बेघर हुए या हिंसा हुई और लाखों लोग मर गए, उसके बाद माहौल और ज़्यादा खराब हुआ, जिसके बाद भारतीय समाज या संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा या और दोनों देशों के बीच संबंध आज भी तनावपूर्ण देखे जाते हैं। अब इस विभाजन को कहीं ना कहीं ये माना गया है कि किसी एक समूह या किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ये मुश्किल है, लेकिन सबको आज़ादी चाहिए थी। इसके साथ कि विभाजन का विरोध करते हुए दो लोग नजर आए थे, जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार और मौलाना आज़ाद। लेकिन वही आज की अगर हम बात करें तो हमारा देश हर साल इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो 1947 है लेकिन आज 2025 है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं जानना चाहती है। अगर हम आज़ाद हैं तो लड़कियों को पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? क्यों नौकरी नहीं करने दी जाती? अगर हम आज़ाद हैं तो हमारे देश का भविष्य यानी कि युवा सड़क पर क्यों डंडे खा रहा है? अगर हम आज़ाद हैं तो ये सवाल बनता है कि कहाँ है वो रोजगार जो हर किसी के लिए ज़रूरी है? अगर हम आज़ाद है तो कहाँ है अच्छी शिक्षा, कहाँ है अच्छे स्कूल? अगर हम आज़ाद है तो कहाँ है देश में, क्यों है देश में इतनी गरीबी? अगर हम आज़ाद है तो क्यों है देश में जाति भेदभाव? अगर हम आज़ाद है तो क्यों हो रहा है बेजुबानों पे अत्याचार? अगर हम आज़ाद है तो क्यों किसान सूली चढ़ रहा है? साथ ही अगर हम आज़ाद हैं तो क्यों महंगाई की मार से एक मिडिल क्लास आदमी अपना दम तोड़ रहा है? अगर हम आज़ाद हैं तो क्यों अंडर द टेबल आज भी काम हो रहा है? ये तमाम सवाल बनते हैं कि अगर हम आज़ाद हैं तो ये सारी परेशानियां क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब जनता बेहद ज़्यादा खुश थी, जश्न मनाती नजर आ रही थी। लेकिन आज शायद हमारे पास सब कुछ है, हमारे देश के पास वो सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग विदेशों में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जनता कहीं ना कहीं रो रही है। जब हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी जैसा कुछ नहीं था तब मेहनत हो रही थी, दिमाग लगाया जा रहा था, लेकिन आज लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है तो बैठे बैठे खाने को मिल जाए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, आज हम सब चाहते हैं कि देश सच में विश्व गुरु बने। हम चाहते हैं कि देश का डंका सच में दुनिया में बचे, क्योंकि हमारे देश में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन हकीकत को कौन छुपा पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है और समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। साथ रहेंगे तो एक साथ होंगे और समृद्ध बनेंगे, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में।
अब मैं 2025 की बात करूं, कुछ अंतर है 2047 और 2025 को लेकर लोग पूछते हैं। तो उसी पर सबसे पहले एक सवाल आता है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री क्यों बने, पटेल क्यों नहीं बने। पटेल को तो 14 वोट मिले थे, नेहरू को 1 ही वोट मिला था। तो उसकी जानकारी मैं देना चाहूंगी कि सवाल था, क्या सरदार पटेल खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे या सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। उस समय महात्मा गांधी की प्रधानमंत्री चुने जाने में कोई भूमिका थी। ऐसे कई सवाल हैं जो कई दशकों से लगातार लोगों के मन में चलते नजर आ रहे हैं और अक्सर अलग अलग मौके पर उठते हैं, लेकिन हर कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाता है और उसके बाद असली जवाब तो मिल ही नहीं पाता है। अब बता दूं कि अंग्रेज वायसराय को इसका अध्यक्ष होना था, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। उस समय यह भी लगभग तय था कि वाइस प्रेसिडेंट ही कहीं ना कहीं आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनता नजर आएगा। ये बड़ी लड़ाई थी कहीं ना कहीं कि कौन बनेगा, लेकिन जिस समय ये पूरी चर्चा और कवायद चल रही थी उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कलाम आज़ाद 1940 से ही इस पद पर बने हुए थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि अब्दुल कलाम आज़ाद यह पद छोड़े, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। आखिरकार महात्मा गांधी के दबाव में ये काम आया और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। इसके बाद भी काफी सवाल उठे। अब इसके बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो देश के भावी और प्रभावी प्रधानमंत्री का चेहरा खोजा जा रहा था। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की एक मीटिंग होती है। अब वीडियोस निकालेंगे, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और इस मीटिंग में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य जेबी कपलानी समेत अन्य दिग्गज नेता उसमें शामिल होते हैं। लेकिन उसके बाद उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कराया जाता है। खास बात तो इस पूरे मामले में ये थी कि किसी भी प्रांतीय कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं किया था। कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों से 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में ही नजर आए थे। इसकी वजह थी कि सरदार पटेल की संगठन को पकड़ बहुत अच्छी थी, काफी मजबूत मानी जाती थी। और उस समय 3 कमेटियों ने जेबी कृपलानी और पी सितार मैया का नाम भी प्रस्तावित किया था। लेकिन आपके मन में सवाल है, इतना कुछ हुआ लेकिन नेहरू क्यों? अब इससे एक बात तो साफ थी कि बहुमत पटेल के पक्ष में था। अंतिम दौर फैसला महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया और इसके बाद महात्मा गांधी ने नेहरू के नाम पर ठप्पा लगा दिया था। उन्होंने कहा कि कागज सरदार पटेल जो है की तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए बढ़ा दिया और महात्मा गांधी के निर्णय का सम्मान करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। और कहीं ना कहीं इस पूरे काम में महात्मा गांधी की जो भूमिका थी वो काफी ज्यादा अहम थी। वही बात की जाए आज की, तो लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा हुआ है, किस चीज़ से हमें नुकसान हुआ है, ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन आज के दिन की अगर मैं बात करूं, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और उसको अब 79 ईयर्स हो चुके हैं। बताया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को सलाम भी किया, उसकी बात भी की और बताया कि कैसे भारत ने दुश्मनों को उनकी धरती पर ही घुसकर जवाब दिया, कैसे उन्हें मुंह की खानी पड़ी। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भी बात कही है और इस बात को बार बार दोहराया भी है। इसके साथ ही मैं आपको बताते चलूं कि आत्मनिर्भर भारत की बात जो हुई है उसको लेकर पहले भी कहा गया था कि हर किसी को अपना काम करना है और उसके बाद ही इंसान समृद्ध हो पाएगा, दूसरे पे डिपेंड ना रहा जाए। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से दुनिया को बताया कि भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है। उन्होंने कहा कि गुलामी ने हमें निर्भर बना दिया था, औरों पर हमारी निर्भरता बढ़ती रही। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद लोगों का पेट भरना बड़ी चुनौती था, लेकिन वही ये वे किसान हैं जिन्होंने खून पसीना एक कर देश के अनाज के भंडार को भर दिया, देश को आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन इस पर कई सवाल हैं जो मैं आखिरी में आप लोगों से पूछूंगी। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत रोजगार योजना की। वही रोजगार शायद 2 करोड़ जो बात हुई थी हर साल देने की, लेकिन देखिए क्या कहते हैं नजर आते कि लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सवाल बनता है कि 15,000
इससे लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही नई नौकरियां देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ ही जो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे देश में है जीएसटी यानी कि गुड सर्विसेज टैक्स, उसको लेकर कहा कि सुधार से कम होगा टैक्स का बोझ। अब देखते हैं कि क्या कुछ जानकारी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल दिवाली तक सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेगी, जिसे उन्होंने देशवासियों के लिए ये कहा कि बहुत बड़ा तोहफा होने वाला है। यानी कि आने वाली दिवाली पर आपको ये बड़ा तोहफा मिलता हुआ नजर आएगा और आपके लिए जो दिवाली है वो डबल दिवाली होती नजर आएगी। इसके साथ साथ ही उन्होंने सुदर्शन चक्र की बात की। आपको पता होगा श्री कृष्ण के हाथ में वो चक्र होता था। उन्होंने कहा कि देश को और सुरक्षित बनाएगा मिशन सुदर्शन चक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। आपने बहुत बार देखी होगी, महाभारत देखी होगी, इसमें सीन दिखाया जाता है। और अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को धराशायी करेगा और दुश्मन पर कई गुना ज्यादा ताकत से वापस हमला करेगा। ये बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों में बहुत आगे होना चाहिए ताकि दुश्मन हम पे हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। तो ये सब है भारत को विकसित करने का प्लान। क्या लगता है आपको कि कब तक होगा? मैं ये नहीं पूछूंगी कि क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन कब तक होगा इस पर जवाब दीजिएगा। और हमारा भारत देश का एक ही नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। जय हिंद दोस्तों। कुछ सवाल आप लोगों के लिए छोड़ती जा रही हूँ, उनका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, क्या है उसकी हालत? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत को कम कर दिया जाएगा, क्या है उसके हालात? जिस तरीके से कहा गया था कि झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी, क्या है उसके हालात? जिस तरीके से कहा गया था कि महिलाओं की सुरक्षा होगी, क्या है उसके हालात? जिस तरीके से कहा गया था कि सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, क्या है उसके हालात? जिस तरीके से कहा गया था कि शिक्षा बहुत अहम होती है, शिक्षा हर किसी को दी जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन क्या है उसके हालात? ये सारी चीजें मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। और जिस तरीके से एक बार फिर से विकसित भारत की बात हुई है, जिसको लेकर ये नारा दिया जाता है कि 2047 तक भारत को विकसित करना है, हम चाहते हैं कि हमारा देश भारत विकसित हो, तो आप लोग अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिएगा।